तुम एक घटिया और बद किरदार लड़की हो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसी लड़की से निकाह करके तुम्हें अपनी बीवी का मकाम दिया। मैं अब मज़ीद तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दूंगा। इसके बाद तुम जहाँ मर्जी जाओ मेरी बला से। रूहान मलिक गुस्से से धड़ रहा था जबकि वो मासूम लड़की थर थर कांपती सहमीवी निगाहों से अपने शौहर का ये रूप देख रही थी, जिसका पिछले 3 माह में नरम और केयरिंग अंदाज देखते हुए वो इससे दिल लगा बैठी थी। लेकिन अब अचानक ही कुछ तस्वीरों की बिना पर उसने मुंतशा पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था। मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मैंने जानती ही ये तस्वीर कहाँ से आई है। मैं इस शख्स को नहीं जानती। मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज़ मुझ पर ये जुल्म मत करें। आपको खुदा का वास्ता है, मुझे तलाक मत दें। वो इसके कदमों में गिरती फूट फूट कर रोते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुकाबिल के चेहरे पर इस वक्त नरमी की कोई रमक नहीं थी। वो इस वक्त गजब के मारे पागल हो रहा था। बस अब बहुत हो गया। मैं यहाँ मजीद एक लम्हा नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से और तुम्हारा मुझसे हर ताल्लुक ख़त्म समझो। मेरे लिए तुम मर गई। वो इंतहाई गुस्से से उससे खुद से दूर झटकता वहां से निकलता चला गया था, जबकि वो भौंकला कर उसके पीछे भागी थी। रोहान रुक जाए, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मैं क्या करूंगी। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाए। प्लीज़ मेरी बात सुन ले। मैं कसम खाती हूँ मेरा किसी गैर शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं सिर्फ आपकी हूँ। मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। वो रोते हुए चीख चीख कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती उसके पीछे भागती हुई लड़खड़ाई थी, और अगले ही लम्हे मुंह के बल जमीन पर गिरी। लेकिन इस वक्त उसे किसी चीज़ का होश ही कहाँ था। इस वक्त वो बस इस शख्स को रोक लेना चाहती थी जो कि उसका महरम, उसका मुहाफिज था, जिसकी संगत में उसे जिंदगी हसीन लगने लगी थी। रूहान, उसकी पुकार, उसकी इल्तिजाएं सब रद्द कर गया। वो सितम कर उसे छोड़कर जा चुका था और वो पीछे जमीन का हिस्सा बनी पेशानी से बहते खून के साथ वहीं पड़ी हुई थी। उसकी फतराई हुई सी नजरें इस दरवाजे पर टिकी थी जहां से वो निकल कर गया था। गाड़ी की आवाज़ पर वो एक बार फिर होश में आती गिरती पड़ती अपनी जगह सो रही थी। वो एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी इस शख्स को रोकने की जो कि अब इस दुनिया में उसका वाहिद सहारा था, लेकिन जब तक वो दरवाजे पर पहुंची तब तक रूहान मलिक की गाड़ी धूल उड़ाती उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। वो वहीं दरवाजे पर बैठी चौखट थाम कर फूट फूट कर रो दी थी। रूहान मलिक उसके बाबा के दोस्त का बेटा था जिसने उसके वालिद की वसीयत पर उससे निकाह किया था। उसका ताल्लुक शहर से था। वो ज़्यादातर शहर में ही रहता था, लेकिन यहाँ गांव में भी उनकी अपनी आबाई हवेली और ज़मीनें थीं। मुंतशा से निकाह करके वो इसे अपनी हवेली में ले आया था। ये 3 माह रूहान की संगत में गुजारते वो खुद पर अपनी किस्मत पर नाज करने लगी थी। ये 3 माह उसकी जिंदगी के सबसे हसीन तरीन दिन थे। उसे एकदम जिंदगी हसीन लगने लगी थी। इस शख्स की मोहब्बत, उसका नरम अंदाज, हर शय मुंतशा को इसका दीवाना कर गई थी। वो हसीन नौजवान ऐसा था कि हर लड़की उसके साथ की ख्वाहिश कर सकती थी, लेकिन वो मुंतशा का नसीब ठहरा। वो कैसे खुद पर नाज ना करती, लेकिन उसकी ये खुशी बहुत कम अरसे के लिए थी, क्योंकि शादी के 3 माह बाद ही रूहान को एक लिफाफा मिला जिसमें मुंतशा के नाम कुछ पुरानी मोहब्बत भरी खतूत और कुछ तस्वीर थी जिनमें वो किसी गैर मर्द की बाहों में बाहें डाली तो कहीं उसके गले से लगी बैठी नजर आ रही थी। उसका चेहरा साफ जाहिर था जबकि इस मर्द का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तस्वीर में इन दोनों के बीच मौजूद बेतकल्लुफी का अंदाजा बआसानी लगाया जा सकता था। रूहान मलिक जो कि इस मासूम और सादा दिल लड़की की संगत में उससे मोहब्बत करने लगा था, ये बात बर्दाश्त ना करता, गुस्से से भड़क उठा था। एंड मुमकिन था कि वो कुछ गलत कर बैठता, इसलिए वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद वो कैसे इस लड़की की बातों पर यकीन कर लेता जिसने उसे धोखा दिया। रूहान मलिक को कोई और धोखा देता तो वो इसे जान से मार देता, लेकिन यहाँ धोखा देने वाली कोई और नहीं, उसकी जान से अजीज बीवी थी जो कि थोड़े से अरसे में ही उसे बेहद अजीज हो गई थी। इस लड़की के धोखे ने रूहान मलिक को तोड़ दिया था। मुंतशा अपने माँ बाप की इकलौती और नहायत लाडली औलाद थी। उनकी गांव में एक बड़ी सी आलीशान सी हवेली थी। वो अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहती थी। उनकी जॉइंट फैमिली थी जिसमें उसके चचा ताया भी उनके साथ ही रहते थे। लेकिन फिर उसकी माँ अचानक उसे छोड़कर चली गई। अपनी माँ के जाने का सदमा इस मासूम सी बच्ची को पूरी तरह तोड़ गया, लेकिन उसके वालिद ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाबा की गैर मौजूदगी में उसकी ताई और चची उसके साथ नामहसूस अंदाज में नाइंसाफ़ी कर लिया करती थी।
اس کے بابا اس پر جان دیتے تھے۔ اس کی ماں کے جانے کے بعد وہ اس کے لیے مزید حساس ہو گئے تھے۔ ان کی محبت کے آگے وہ یہ چھوٹی موٹی باتیں ہمیشہ نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ اس کے مطابق اس کے بابا کے ہوتے ہوئے اسے اور کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اصل قیامت تو اس پر تب ٹوٹی جب اس کے والد کو اچانک ہی فالج کا اٹیک آیا اور وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئے۔ یہاں تک کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں گاؤں سے دور شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ 6 مہینے ہو گئے تھے اس کے بابا کو ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے۔ وہ کبھی کبھی ان سے ملنے جاتی تھی، لیکن اسے مستقل وہاں رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بالکل تنہا اور بے سہارا ہو گئی تھی۔ تب اس کی چچی اور تائی نے اپنی اصل اوقات دکھائی اور اس کے باپ کی غیر موجودگی میں اس معصوم پر ظلم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ وہ سہم کر رہ گئی۔ کوئی اپنا تھا ہی نہیں جسے اپنا درد بتاتی۔ وہ گھر جہاں وہ کبھی پورے مان اور لاڈوں کے ساتھ پلی بڑھی تھی، اب اسی گھر میں وہ چند لقموں کے لیے بھی ترستی تھی۔ اس کی تائی پورا دن نوکرانیوں کی طرح اس سے کام کرواتی اور اوپر سے ذرا سی غلطی پر اس معصوم کو ایسی بری طرح سے جھڑک دیتی کہ وہ سہم جاتی۔ اس کے بابا کی ایسی حالت تھی نہیں کہ وہ انہیں کچھ کہہ پاتی۔ زندگی یوں ہی حب زدہ سی گزر رہی تھی۔ ایک طرف اپنے باپ کی طبیعت کی فکر تھی تو دوسری طرف چچی اور تائی کا انتہائی ناروا سلوک تھا جو اس معصوم کو اندر سے ختم کرتا جا رہا تھا۔ 6 مہینے بعد اس کے والد ہسپتال میں ہی دم توڑ گئے اور تب منتشا کو لگا کہ اس کی زندگی اب مزید مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ جب اس کے باپ کے بیمار ہونے پر اس کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا گیا تھا تو اب ان کے مرنے کے بعد تو انہیں مزید کھلی چھوٹ مل جانی تھی۔ وہ اب پوری طرح ان کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ اپنے والد کے ٹھیک ہو کر واپس آنے کی جو امید تھی وہ اب دم توڑ گئی تھی۔ لیکن اس کی توقع کے برعکس اس کے بابا کے مرنے کے کچھ دنوں بعد ہی اس کے بابا کے بہت اچھے دوست نے اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ان کے دوست کی آخری خواہش اور وصیت تھی۔ اس طرح وہ روحان ملک کی بیوی بن گئی۔ ان کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا، لیکن اپنے بزنس کی وجہ سے وہ لوگ شہر میں مقیم تھے اور وہیں زیادہ تر رہتے تھے۔ کبھی کبھار یہاں کے معاملات دیکھنے کے لیے یہاں پر بھی چکر لگا لیا کرتے تھے۔ روحان کی والد اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا کے خود کسی کاروباری سلسلے میں اس کے بابا کے مرنے کے ایک ہفتے بعد یہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ روحان نکاح کر کے اسے اپنی حویلی لے آیا تھا۔ اپنے بابا کے ہی کہنے پر وہ یہاں کے کچھ معاملات دیکھنے کے لیے فی الحال یہیں رک گیا تھا۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ جب اپنے کام ختم کر لے گا تو منتشا کو لے کر واپس شہر چلا جائے گا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، لیکن روحان ایک بہت ہی محبت کرنے والا اور نرم مزاج شوہر ثابت ہوا تھا۔ اتنا حسین اور اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی اس میں ذرا غرور نہیں تھا۔ بے انتہا حسین اور معصوم سی منتشا پہلی ہی نظر میں روحان ملک کے دل کو بھا گئی تھی۔ اس نے بڑی آسانی سے منتشا کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے اپنی محبت سے سمیٹ کر اس کے تمام غم بھلا دیے کہ منتشا کو ایک بار بھی پھر لگنے لگا کہ اس دنیا میں اس کا بھی کوئی ہے۔ لیکن اس کی خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر کھا گئی تھی۔ وہ تصاویر جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی اس کی زندگی تباہ کر گئی تھی۔ روحان ملک اسی دن اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے رونے اور تڑپنے پر اسے طلاق نہیں دی تھی، لیکن وہاں مزید ٹھہرا بھی نہیں تھا۔ وہ جو کہتا تھا کہ اسے کے لیے بغیر شہر نہیں جائے گا، اب اسے یوں ہی تنہا چھوڑ گیا، حالانکہ وہ سب جانتا تھا۔ اس نے بتا رکھا تھا کہ اس کے ماں باپ کے سوا اس کا کوئی نہیں۔ جو ظلم اس پر کیے گئے تھے اس سب کے بارے میں روحان کو معلوم تھا، لیکن یہ سب جانے کے باوجود بھی صرف چند تصویروں کی وجہ سے وہ اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ وہ بالکل تہی دامن رہ گئی تھی۔ 2 دن وہ بھوکی پیاسی اس کی حویلی میں یوں ہی پڑی رہی۔ تب روحان کی ملازموں نے منتشا کی تائی کو خبر کی اور وہ آ کر اسے ایک بار پھر اسی حویلی میں لے گئے جہاں اس کے لیے زندگی جہنم کی مانند تھی۔ روحان کے جانے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ تب اس کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا شوہر اس بد کرداری کا الزام لگاتے اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ واپس آتا بھی ہے یا نہیں، اور اگر آ بھی گیا تو کیا وہ اسے اور اس کے بچے کے ساتھ قبول کرے گا؟ ہو سکتا ہے وہ اس بچے کو اپنانے سے ہی انکار کر دے، پھر وہ کیا کرے گی؟ اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ یہ حویلی جہاں اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہاں اس کے بچے کو کیا مقام ملتا؟ اور اگر روحان سب کے سامنے یہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ اس کا نہیں، تب تو شاید اس کی دایا اور چچا غیرت کے نام پر اس کا قتل ہی کر ڈالتے۔ یہ خبر اس پر جیسے قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ اس نے خاموشی سے اس بات کو دبا لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو غلطی سے بھی اس بات کی بھنک لگے۔
اور اس کی زندگی مزید مشکل ہو جائے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا خوف مزید اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کب تک اس بات کو چھپا سکتی تھی؟ ایک نہ ایک دن تو یہ بات سب کے سامنے آ ہی جاتی۔ تب وہ کیا کرتی؟ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ فرحان ملک کو ڈھونڈنے جائے گی۔ اس سے ایک بار ضرور بتائے گی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، شاید اسے رحم آ جائے، شاید وہ اسے اور اس کے بچے کو قبول کر لے۔ وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے چچا کی منتیں کی اور اس کے بہت اصرار پر اس کے چچا نے اسے روحان ملک کا پتہ اور کچھ پیسے دے کر شہر بھیج دیا۔ وہ امید لیے ریحان ملک کے شہر آئی تھی۔ وہ جینے کے لیے اپنے بچے کو بچانے کے لیے آخری کوشش کرنا چاہتی تھی، لیکن شہر آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ کاغذ اس سے گم ہو گیا ہے جس پر ریحان ملک کے گھر کا اور آفس کا پتہ تھا۔ اس کا آفس جس ایریا میں تھا، خوش قسمتی سے اسے اس جگہ کا نام یاد رہ گیا تھا، لیکن آگے پورا پتہ اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ اس ایریا میں آئی تو وہاں مختلف بڑی بڑی بلڈنگز تھیں۔ ان میں سے روحان ملک کے آفس کو ڈھونڈنا ناممکن تھا۔ وہ اس انجان شہر میں آ کر بھٹک گئی تھی۔ اس کا فون بھی چوری ہو چکا تھا، فون بھی چوری ہو گیا تھا۔ وہ اپنے چچا کو کال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تب ایک بھلے مانس بزرگ رکشے والے نے اسے ایک دارالامان کے دروازے پر چھوڑ دیا جو کہ وہیں قریب میں ہی تھا۔ وہ 2 ہفتوں سے اس کے دارالامان میں ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ ہر روز پیدل اس علاقے میں آتی جہاں شاید روحان ملک کا آفس تھا کہ شاید وہ اسے کہیں نظر آ جائے، بس ایک بار وہ اسے مل جائے۔ وہ ہر بار یہی امید لے کر اس علاقے میں پھرتی رہتی اور پھر تھک ہار کر شام کو واپس دارالامان لوٹ آتی۔ آہستہ آہستہ اس کی امیدیں دم توڑتی جا رہی تھیں، لیکن اس دن قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا اور اسے روحان ملک ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا دکھائی دے گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر ایک بلڈنگ میں داخل ہو گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے اس بلڈنگ میں جانا چاہتی تھی، لیکن اسے چوکیدار نے باہر ہی روک دیا۔ اس نے اس کی بہت منتیں کی، کہا کہ وہ روحان ملک سے ملنا چاہتی ہے، وہ اسے جانتا ہے، اس پر رحم و کرم، وہ ایک پریگننٹ عورت ہے، اس کا ملنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس چوکیدار نے اسے جھڑک دیا۔ وہ کافی دیر تک کوشش کرتی رہی لیکن گارڈ نے اسے بھگا دیا۔ وہ آخر میں خالی ہاتھ پھر واپس لوٹ گئی۔ یہ لڑکی یہ لڑکی کون تھی؟ کہاں گئی؟ یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ پرسکون سا بیٹھا کل کے دن کی کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کر رہا تھا جب ایک منظر پر اس کی نظر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ وہی تھی جسے وہ غصے میں چھوڑ آیا تھا۔ عرصہ گزر چکا تھا لیکن وہ آج بھی ویسی ہی تھی، ویسی ہی بے تحاشا حسین، ویسے ہی معصوم، لیکن اس کا حلیہ اور حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے گارڈ کو بلایا جس سے وہ بات کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بے چین انداز میں پوچھنے پر وہ گارڈ کچھ حیران ہوا۔ سر پتہ نہیں کون تھی، کہاں سے آئی تھی؟ آپ جیسے ہی اندر داخل ہوئے آپ کے پیچھے بھاگتی بھی آئی، اندر جانا چاہتی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ کو جانتی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے، لیکن میں نے اسے اندر نہیں آنے دیا۔ سر وہ پریگننٹ تھی، پتہ نہیں کس کا ناجائز بچہ تھا، حالت دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگی ہے اور اب اس نے دھوکہ دے دیا ہے اور در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ ایسی لڑکی پھر جہاں کوئی امین شخص دیکھتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ گارڈ کی باتوں پر روحان کے سر پر جیسے کوئی بم پھٹا تھا۔ جسٹ شٹ اپ! تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اب اگر اس کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ کہاں چلی گئی؟ کیا کہا تھا تم نے اسے؟ اس کی دھاڑ پر گارڈ اچھل کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ سر اسے تو میں نے بھگا دیا۔ اس کے سوال پر گارڈ معصومیت سے اسے بتانے لگا۔ کیا کہا؟ بھگا دیا؟ تو پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم بھی اپنی شکل گم کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آج کی بات مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ یو آر فائرڈ۔ وہ غصے کی شدت سے دانت پیستے ہوئے گرایا، ساتھ ہی اپنی ٹیبل پر بڑا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر اس کی جانب مارا جو کہ اس گارڈ سے آنچ بھر کے فاصلے پر گرتا ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا۔ وہ گارڈ بیچارہ ڈر کی تیزی سے وہاں سے بھاگا تھا۔ اس سے اتنے عرصے بعد دیکھ کر وہ بے چین ہو اٹھا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اسے بھول گیا تھا، وہ اسے بھولنا ناممکن تھا۔ وہ کیسے اس لڑکی کو بھول جاتا جو نہ صرف اس کی نگاہ میں تھی بلکہ اس کے دل میں بستی تھی، لیکن جو کچھ ہوا وہ آج تک اسے قبول نہیں کر پایا تھا۔ جس لڑکی پر اس نے اپنی محبت، اپنی شدتیں لوٹائیں وہ بے وفا نکلی تھی۔ اس کی بے وفائی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ کیسے اس کے پاس واپس لوٹ جاتا۔ اس کا دل جب اس لڑکی کی یاد میں تڑپتا، اس کے پاس جانے کے لیے مچلتا تو وہ اپنے دل کو بری طرح جھڑک دیتا۔ اس کی ایگو اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ اس لڑکی کے دھوکے کے بعد وہ دوبارہ اسے قبول کرے۔
اس لیے باہر جانے کے بعد بھی وہ کبھی واپس نہیں گیا تھا، جبکہ اس کی یاد میں تڑپتے ہوئے ہر لمحہ ہر دن خود کو ایک دہتی ہوئی آگ میں چلتا ہوا پاتا تھا۔ اس کے نزدیک وہ تو بہت خوش ہوگی، یقیناً اس کے جانے کے بعد وہ اپنے اس عاشق کے ساتھ ایک سکون بھری زندگی گزاری ہوگی۔ وہ اس لیے بھی واپس جانے سے ڈرتا تھا کہ اگر کبھی واپس لوٹا اور اس لڑکی کو کسی اور کے ساتھ دیکھا تو پھر وہ کیسے برداشت کرے گا۔ اس سے بہتر تھا کہ بس یوں ہی اس اندیکھی آگ میں جلتا رہے اور اس سے دور رہے۔ وہ اب خود کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، پہلے ہی اس لڑکی نے اسے اذیت کی انتہا پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس کے ماں باپ آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے، ورنہ یقیناً روحان کو ان کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اب اتنے عرصے بعد اسے اپنے آفس کے دروازے پر دیکھ کر وہ چونک گیا۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ اس سے ملنے آئی تھی؟ لیکن کیوں؟ کیا وہ پھر ملے بغیر اس کا انتظار کیے بغیر کیوں چلی گئی؟ کیا وہ اس کے لیے آئی تھی کہ وہ پریگننٹ تھی؟ یہ بات سن کر اس کا دل عجیب سے احساس میں گر گیا۔ وہ ماں بننے والی تھی اور پتہ نہیں کیوں اس قدر بدگمانی کے باوجود بھی اس کے دل نے جیسے گواہی دی تھی کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ وہ آخر یہاں کیسے آئی؟ اس کی آنکھوں کے پردے پر بے اختیار وہ خوبصورت لمحات گزرے جو ان دونوں نے ساتھ بتائے تھے۔ پتہ نہیں وہ اس حال میں کہاں گئی ہو، اس کا تو شاید یہاں کوئی تھا بھی نہیں۔ چند ہی لمحوں میں روحان ملک کی حالت بگڑ چکی تھی۔ بے چینی اس کے انگ انگ میں اتر گئی تھی۔ وہ باپ بننے والا ہے اور شاید اس لیے وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئی۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اس کی انا، اس کا غرور سب اس کی ایک جھلک اور اس ایک خبر پر پاش پاش ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے اپنے سامنے چاہتا تھا، وہ اب سب کچھ بھولنا چاہتا تھا۔ پچھلے کچھ ماہ میں اس سے دور رہتے ہوئے وہ خود بھی اذیت میں رہا تھا، اب اس اذیت سے نجات چاہتا تھا۔ دل اس کی ایک جھلک پر ہی موم بن کر پگھلا تھا، وہ اب خود پر مزید جبر نہیں کر پایا تھا۔ اس کی محبت کے آگے اس کی انا ہار گئی تھی۔ اس نے تیزی سے سامنے ٹیبل پر رکھی بیل بجائی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا سیکرٹری اندر داخل ہوا۔ مجھے ہر حال میں یہ لڑکی چاہیے، کچھ بھی کرو، کیسے بھی کر کے اسے ڈھونڈ کر میرے سامنے لے آؤ، ورنہ تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ اپنے باس کی بات پر وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگا۔ سمجھ گئے؟ روحان ملک کے غرانے پر وہ تیزی سے اسباق میں سر ہلا گیا، جبکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیسے اور کہاں سے وہ اس انجان لڑکی کو ڈھونڈ کر لائے۔ وہ اس وقت خون میں لت پت سڑک کے کنارے پڑی تھی۔ تکلیف کی شدت کے باعث اس کے وجود پر آہستہ آہستہ غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ وہ پوری طرح اپنے ہوش میں نہیں تھی، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد جسم میں اٹھتی دردناک ٹیسوں کے باعث وہ سسک کر رہ جاتی، جیسے بے ہوشی میں بھی تکلیف برداشت سے باہر ہو رہی ہو۔ اس دن جب وہ روحان ملک کے آفس کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹ کر واپس دارالامان گئی تو اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ وہاں کسی ڈاکٹر کو بلایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس خبر پر دارالامان کی انتظامیہ اور وہاں موجود عورتیں بھڑک اٹھی تھیں، کیونکہ رکشے والے نے اسے وہاں چھوڑتے ہوئے یہی کہا تھا کہ وہ ایک یتیم مسکین بچی ہے جس کا یہاں کوئی نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کے مطابق وہ شادی شدہ نہیں تھی، ایسے میں اس کا پریگننٹ ہونا نہایت ہی معیوب تھا۔ پھر وہ جب سے آئی تھی ہر روز کہیں نہ کہیں نکل جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے سب اسے غلط سمجھنے لگے تھے۔ وہاں کی عورتوں نے لان تان کرتے ہوئے اس کے کردار پر گھٹیا الزام لگاتے اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے اس بری طرح پیٹا کہ وہ بیچاری اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پائی۔ اسے مار مار کر ادموا کرتے دارالامان سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ زخمی حالت میں چند قدم چلتی ہوئی سڑک کنارے گر گئی۔ 3 دن گزر گئے تھے اور اس کا سیکرٹری منتشا کو ڈھونڈنے میں بری طرح ناکام ٹھہرا تھا، اور یہاں روحان ملک کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اب مزید خود پر جبر نہیں کر سکتا تھا۔ 3 دن بعد اس نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ شاید وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی ہو۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، تب سے دل کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہاں اس کا کوئی اپنا نہیں ہے، اور وہ اس حالت میں اپنی بیوی کو ان ظالم کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنی حویلی میں آیا، لیکن وہاں اسے ملازمین سے معلوم ہوا کہ وہ 2 دن یہاں بھوکی پیاسی پڑی رہی تھی، اور تب اس ڈر سے کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے انہوں نے اس کے چچا کو خبر کر دی، اور پھر وہ 2 دن بعد اسے یہاں سے لے گئے تھے۔ ملازمین سے اس کی حالت کے بارے میں سنتے ہی وہ ایک اندیکھی اذیت میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے نکلتا اب منتشا کی حویلی میں آیا تھا۔ حویلی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور چوکیدار دروازے پر موجود نہیں تھا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف اپنی بیوی کے پاس پہنچنا تھا، اس لیے وہ حویلی میں داخل ہو گیا۔
वैसे भी हवेली का दामाद था और इस हवेली में आता जाता रहता था। हवेली के अंदरूनी हिस्से में कदम रखते ही अपना नाम सुनकर वो वहीं दरवाजे पर साकित हो गया। अरे तुम फिक्र मत करो, मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि बुरहान मलिक कभी मरकर भी मुंतशा को नहीं अपनाएगा। चाहे वो जो मर्जी कर ले, उसकी यही औकात कि सारी उम्र हमारी गुलामी करके बहुत जल्द वो रोती वापस यहीं को लौटेगी और फिर उसे सारी उम्र पैर की जूती बनाकर रखेंगे। वो तस्वीरें जो मैंने भिजवाई थी, वो देखने के बाद वो कभी मर कर भी दोबारा इस डायन को कबूल नहीं करेगा। ये मुंतशा की ताई थी जो बड़े गुरूर के साथ कह रही थी। वैसे भाभी मान गई, क्या सही औकात दिखाइए इसको, बड़ी ऊंचा उड़ रही थी। वैसे ये तो बताओ वो तस्वीरें थी किसकी? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया, इसने तो कभी हवेली के लॉन में भी कदम नहीं रखा। खत तो नकली थे, पर वो लड़का कौन था जिसके साथ उसकी तस्वीरें थी? उसकी चची के सवाल पर रूहान मलिक लब भिज गया। दिल की धड़कनें रुकने लगी थी। उसे अचानक ही कुछ बहुत गलत होने का एहसास सताने लगा। अरे तुझे याद नहीं है जब उसका बाप बीमार था, तब उसका मामू इससे मिलने आया था। इससे बस 3-4 साल ही बड़ा था। अरे फरहा, मुंतशा की माँ का छोटा भाई। और कैसे वो चुड़ैल अपने मामू के गले का हार बनी हुई थी। बस तभी मेरे जहन में ये शैतानी आई और मैंने तभी तस्वीरें बना ली। मुझे पता था किसी न किसी दिन काम जरूर आएंगी। रूहान थोड़ी ना उसके मामों का जानता था। अगर जानता भी था, तस्वीरों में पता ही नहीं चल रहा था। ताई मक्तानिया से हंसी थी जबकि फरहान मलिक अपने सीने पर हाथ रखे लड़खड़ाया था। उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ कि क्या हो गया था, ये उसने क्या कर दिया था। एक घटिया साजिश के चलते उसने अपनी बीवी को धक्का दिया था। इतने अरसे बाद खुद भी अजियत में रहा और उसे भी अजियत दी। पता नहीं वो यहाँ किस हाल में रही होगी। ये घटिया औरतें जिन्होंने इस तरह उसकी बीवी के किरदार को सवालिया निशान बनाया था, यकीनन वो अकेले में उसके साथ इंसानियत सोच सुलूक करती होंगी। वो कैसे आखिर कैसे इतना गिर गया कि अपनी बीवी पर यकीन नहीं कर पाया। उसने इन जालिमों के साथ अकेला छोड़ गया। उसका जी चाहा कि यही मर जाए। वो इस बोझ के साथ जी नहीं पाएगा, ये तो तय था। वो पतराई सी कैफियत में वहीं खड़ा था जब पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने देखा तो वो मुंतशा के चचा और ताया थे, जो शर्मिंदगी के मारे आंखें झुकाए उसके सामने खड़े थे। यकीनन अपनी बीवियों की इस हरकत से वो दोनों ही अनजान थे। गम और गुस्से की शिद्दत से दोनों भाइयों का चेहरा लाल पड़ रहा था। इन्हें मालूम ही नहीं था कि उनकी यतीम भतीजे के साथ यहाँ उनकी नाक के नीचे इसी घर में ऐसा सलूक किया जा रहा था और वो इससे लालिम थे, क्योंकि इन दोनों के सामने तो इनकी बीवियां उनकी भतीजी के साथ बड़ी ही मोहब्बत से पेश आती थी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनकी गैर मौजूदगी में वो इस मासूम के साथ ये सब भी कर सकती हैं और फिर ऐसी घटिया साजिश करते हुए इस मासूम के किरदार पर उंगली उठाना, उसका घर तोड़ना। वो दोनों शर्मिंदगी से रूहान से नजर चुराते अंदर दाखिल हुए तो इन्हें देखकर उनकी बीवियां घबराकर अपनी जगह से उठी। मुंतशा के ताई ने गुस्से से आगे बढ़ते अपनी बीवी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उनके 2-3 जोरदार थप्पड़ों से ही ताई की हालत बिगड़ गई थी। वो चकराकर जमीन पर गिरी थी, जबकि उसके चचा ने गुस्से से अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। जबकि असल क़यामत इन पर तब टूटी जब इन्हें मालूम हुआ कि रूहान मुंतशा को ढूंढता हुआ यहाँ आया है। इसका मतलब मुंतशा वहाँ पहुंची ही नहीं। अगर वो रूहान के पास नहीं थी और वापसी भी नहीं लौटी, तो फिर आखिर वो कहाँ गई? ये बात इन तीनों को ही बेचैन कर गई थी। रूहान मजीद वहाँ नहीं रुका था, वो बेचैनी से वापस लौट गया था। उसे अब हर सूरत मुंतशा को ढूंढना था। पता नहीं वो बेचारी कहाँ और किस हाल में होगी। वो पहले ही उसके साथ बहुत ज्यादती कर चुका था। एक गलत फहमी की बिना पर उसने जो कुछ मुंतसा के साथ किया, वो इससे पछतावे का शिकार कर गया था। अब इसी की वजह से पता नहीं वो कहाँ दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी, वो भी तब जब वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। वो कितनी लम्बे गायब दिमागी से सपाट चेहरे के साथ अस्पताल की छत को घूरती रही। तभी कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। अब कैसी हो मुंतशा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? डॉक्टर के लिबास में मलबूस वो नौजवान मुंतशा को बहुत जाना पहचाना से लगा, लेकिन वो इस वक्त ऐसी हालत में नहीं थी कि उसे पहचान पाती। वो बस बेतासुर नजरों से उसे देखी गई। तुम 3 दिन से बेहोश थी, जब तुम अस्पताल लाई गई तो बहुत बुरी हालत में थी। किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? ये एक पुलिस केस है, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कोई शख्स उसके सामने कुर्सी पर बैठा बड़ी नरमी से कह रहा था, जबकि वो बस खामोश पड़ी थी। उसकी खामोशी पर वो एक गहरा सांस लेकर रह गया।
इस मेंटल हेल्थ ठीक नहीं लग रही थी। मुंतशा, मैं नहीं जानता तुमने मुझे पहचाना या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी खाला का बेटा अहमद हूँ। जब तुम्हारे बाबा की वफात हुई, मैं तब आया था। मेरी मामा तब बहुत बीमार थी, वो नहीं आ सकी थी, और अब मामू मुल्क से बाहर थे। लेकिन मामा का यही कहना था कि मैं तुम्हें अपने साथ ले आऊं। लेकिन जब तुम्हारे ताया लोगों ने तुम्हारा निकाह कर दिया, ये कहते हुए कि तुम्हारे बाबा की वसीयत है, तब मेरे पास कोई हक नहीं था तुम्हें अपने साथ लेकर आने का। मैं खामोशी से वापस लौट आया। मेरी माँ ने बहुत बार कहा कि वो तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन अपनी तबीयत की वजह से वो सफ़र नहीं कर सकती थी। और फिर हमें लगता था कि तुम अपने शौहर के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हो, इसलिए कभी तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की। लेकिन हम गलत थे। शायद अगर तुम्हारे साथ राबता रहता, तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना होता। हो सके तो हमें माफ़ कर दो। तुम्हें डिस्चार्ज मिल चुका है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी मामा तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। तुम अब हमारे साथ रहोगी, और जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब किया है, इन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। तुम अब अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो नौजवान बड़े नरम अंदाज में कह रहा था, जबकि मुंतशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तो अब सब कुछ हार चुकी थी। इन नए रिश्तों के मिलने से भी उसका दिल खुश नहीं हो पाया था, बस मजीद रोना आ रहा था। अहमद उसे बताना चाहता था कि उसका मिस कैरेज हो चुका है, लेकिन जैसी उसकी हालत थी, अभी ये बताना मुनासिब नहीं था, इसलिए वो खामोश हो गई। कुछ वक्त तक डिस्चार्ज पेपर बन गए तो वो इसे अपने साथ अपने घर ले आया था। वो इस हॉस्पिटल में जॉब करता था जहां इमरजेंसी में मुंतशा को लाया गया। किसी राहगीर ने उसे देखते अस्पताल पहुंचाया था, और खुशकिस्मती से अहमद ने उसे देखते ही पहचान लिया था। मुंतशा, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फरहान मलिक पिछले 4 माह से पागलों की तरह मुंतशा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो तो जैसे कहीं गायब हो गई थी। उसके माँ बाप वापस आ गए थे, और सब कुछ जानते उसके बाबा ने उससे हर ताल्लुक तोड़ लिया था, ये कहते हुए कि वो इनके दोस्त की अमानत की हिफाजत नहीं कर पाया। इन 4 माह में वो हर रोज नई मौत मरता था। जो कुछ मुंतशा के साथ हुआ, इसका कसूरवार वो खुद को ठहरा रहा था। अगर वो इसे ना छोड़ता तो ये सब कभी ना होता। वो आज यूं दरबदर ना हो रही होती। इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ वो था। ऊपर से यह ख्याल हर दिन उसकी जान निकालता था। पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में होगी। कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। पता नहीं वो इसका बच्चा ठीक भी होगी या नहीं। अपनी बेवकूफ़ी की इसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी कि हमेशा के लिए अपनी महबूब बीवी को खो दिया था। 4 माह बाद वो इसे मार्ट में एक लड़के के साथ नजर आई थी। वो बाकियों की तरह इसकी जाना बढ़ा था, जबकि अपने सामने कितने अरसे बाद रूहान को देखकर भी मुंतहा शक के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उतरा था। अपने बच्चे के मरने के साथ वो इस शख्स को और उसकी मोहब्बत को भी दफना चुकी थी। उसके नज़दीक ये शख्स बचा था उसके बच्चे के मरने की। अपनी खाला के साथ रहते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता पहले से कुछ बेहतर होने लगी थी। जिंदगी की जानब वापस लौटने लगी थी। लेकिन इस हादसे के बाद उसने दोबारा कभी रूहान मलिक से मिलने या उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। इस बच्चे के साथ साथ रूहान के लिए उसकी मोहब्बत भी मर गई थी। वो शख्स अब उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता था। यही वजह थी कि उसे सामने देखकर भी वो बेतासुर थी। कौन हो तुम? उसके एक सवाल पर रूहान मलिक को लगा वो जीते जी मर गया हो। वो आंखों में अजियत लिए कितने ही लम्हे कुछ बोल नहीं पाया। जब वो इसे नजरअंदाज किए वहां से जाने लगी तो होश में आता वो एक बार फिर उसकी राह में हायल हुआ। मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया तुम्हें छोड़कर, लेकिन तुम खुद ही बताओ मैं इस वक्त क्या करता, कैसे खुद पर काबू रखता। मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं पागलों की तरह तुम्हें पिछले 1 माह से ढूंढ रहा हूँ। मुझे बस एक और मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, ये वादा करता हूँ। तो मैं खुश रखूंगा, आपकी बार कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बस एक बार मान जाओ, मेरे साथ चलो। मैं गलत था, मुझे सब मालूम हो गया है। वो सब तुम्हारी ताई की घटिया चाल थी। उन्होंने तुम्हारी और तुम्हारी मामों की तस्वीरों को गलत रंग देते हुए इन घटिया को दूध के साथ मेरी हवेली भेजा था, और मैं बेवकूफ़ तुम पर यकीन नहीं कर पाया। प्लीज़ माफ़ कर दो। वो गिड़गिड़ाता वो उसे अपनी सफाई देता हुआ बोला था, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन बदले में मुझे तलाक दो। बेतासुर नज़रों से उसे देखते हुए जब मुंतशा ने कहा तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ।
तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकती हो? वो सब एक गलत फहमी की वजह से हुआ। प्लीज़ ऐसा मत करो। कुछ वक्त पहले वो भी उसके सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, लेकिन मुकाबिल को रहम नहीं आया था। आज उसे भी रहम नहीं आ रहा था। कौन सा बच्चा? वो बच्चा जो हमारे दरमियान की डोर था, वो बहुत अरसा पहले ही मर चुका है और इसके साथ ही ये ताल्लुक भी मेरे लिए मुर्दा हो गया है। अब जितनी जल्दी मुझे आज़ाद करोगे तुम्हारे लिए बेहतर है। वो सपाट अंदाज में कहती उसे नजरअंदाज किए जाने लगी, जबकि वो खतराई हुई कैफियत में अपनी जगह पर बुत बन गया। मैं इसका खालाजाद कज़न हूँ और मेरे साथ अकेली नहीं है वो। हमारे साथ मेरी छोटी बहन भी है जो गाड़ी में बैठी है। तुम्हें तो आदत है ज़रा सी बात पर दूसरों के किरदार पर उंगली उठाने की, इसलिए सोचा कि वाज़ेह कर दूँ। ये ना हो कि तुम फिर मेरी मासूम सी कज़न पर इल्ज़ाम तराशियाँ करो। अहमद ने एक अफसोस भरी निगाह इस पत्थर बने शख्स पर डाली और तंज़िया अंदाज में कहता, फिर वहां से मंतशा के पीछे चल पड़ा। तुम तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अहमद ने दरवाज़ा खोला तो सामने रूहान मलिक को देखकर माथे पर बल डाले बोला था, मैं यहाँ अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, सामने से हटो। रूहान मलिक ने एक कहरबार नज़र इस पर डालते हुए कहा तो वह तंज़िया अंदाज में मुस्कुराया। कौन सी बीवी? कहाँ की बीवी? तुम्हारे मुंह पर तलाक मांगी थी तो अब तलाक देने की बजाय खुद मुंह उठाए यहाँ क्या करने आ गए हो? तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? अहमद की बात पर वो सख्त नजरों से देखने लगा। देखो तुम मुंतशा के कज़न हो, इसलिए तुम्हारा लिहाज करो, वरना तुम्हारी बकवास पर सीधा तुम्हारा मुंह तोड़ देता। रहान ने बड़ी मुश्किल से अपने लहजे पर काबू पाते उंगली उठाकर उसे धमकाया था, लेकिन मैं मुंतशा की वजह से भी तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक है और ना ही तुम इसके काबिल हो। बेहतर होगा मेरी कज़न को जल्द अज जल्द आज़ाद करो, क्योंकि अफसोस से तुम जैसा नाकदरा शख्स उसका शौहर है, लेकिन अब मजीद उसके शौहर नहीं रहोगे। उसे तलाक दो। मेरी मामा वैसे भी उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसका निकाह हो गया था इसलिए हम खामोशी से पीछे हट गए। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमसे तलाक लेकर वो एक खुशगवार जिंदगी गुजारेगी। अहमद की बात पर रूहान मलिक का जब्त खत्म हुआ था। वो गुस्से के मारे एक जोरदार मुक्का अहमद के जबड़े पर रसीद कर गया था। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मालूम भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो गुस्से से उसे देखता हुआ दौड़ा था, साथ ही आगे बढ़ते उसका गिरबान दबोच लिया। तभी शोर की आवाज पर मंतोषा बाहर आई और इन दोनों को एक दूसरे के साथ उलझता देखकर घबराई हुई इनकी जान पड़ी। उसे परेशान होते देखकर वो दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग हुए। क्या चाहते हो? यहाँ क्या करने आए हो? क्यों मुझे सुकून से रहने ही नहीं दे रहे? आखिर ऐसा भी क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा कि तुमसे मेरा सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्यों मेरी खाला के घर पर तमाशा बना रहे हो? क्या चाहते हो मुझे यहाँ से भी निकाल दिया जाए? वो गम और गुस्से की शिद्दत से आंखों में आंसू लिए चिल्लाई थी, जबकि उसकी बात पर वो हसीयत से उसे देखकर रह गया। खुदा की कसम, मैं तुम्हें अब मजीद तकलीफें नहीं देखना चाहता। मैं तो तुम्हारी तकलीफें समेट लेना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बस एक मौका और दे दो। दोबारा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा। प्लीज़ मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारे बगैर मर रहा हूँ। तुम मुझसे दूर हुई तो मैं कसम खाता हूँ खुद को ख़त्म कर लूँगा। तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो इसे देखकर जज्बात की शिद्दत के ज़ेर असर भारी आवाज़ में बोला था। उसे देखकर लगता था कि जैसे अभी रो देगा। वो पहले खुद को कसूरवार समझता था। हर दिन एक नई अजियत में मुब्तला होता था। फिर उस पर मंतशा का बार बार तलाक मांगना और अहमद की बातें उसे अंदर तक ख़त्म कर गई थीं। इससे इस वक्त ऐसा लग रहा था कि मुंतशा ना मानी तो शायद वो खुदकुशी कर लेगा। इस वक्त उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इस मासूम सी लड़की ने इतना कुछ अकेले खामोशी से सहा था, लेकिन वो तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके दिल में बार बार खुद को ख़त्म कर लेने की ख्वाहिश पैदा हो रही थी। प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। तुम्हें देखकर मुझे अपने खसारे याद आते हैं। तुम्हें देखकर वो अजियतें याद आती हैं जो मैंने तन तनहा झेली। मैं वो सब भूल जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम जब भी सामने आते हो सब कुछ नए सिरे से याद आ जाता है। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। मैं सुकून चाहती हूँ। तुम क्यों मेरा सुकून बर्बाद करने चले आते हो? वो अजियत की इंतहा पर रोते हुए बोली थी, जिस पर वो दोनों ही अफसोस से उसे देखकर रह गए। फरहान मलिक मजीद कुछ कह नहीं पाया था और खामोशी से झुके हुए कंधों के साथ वहां से निकलता चला गया।
जबकि वो रोते हुए अपने खाला के कमरे में जाकर बंद हो गई थी। रेहान मलिक इस दिन के बाद कभी उसके सामने नहीं आया था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि उसने वहां आना छोड़ दिया था, कि उसने एक बार मुंतशा को अकेला छोड़ दिया था, मगर वो अब उसे अकेला छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वह हर रोज इस गली में आता और पूरा दिन उसकी खाला के घर के बाहर गली में खड़ा रहता। वो छत पर बने कमरे की खिड़की से पूरा दिन उसे धूप में खड़ा देखती तो एक अजीब सी असलियत अपने अंदर उतरती महसूस होती। इसने ऐसा तो नहीं चाहा था कि वो यूं खुद को सजा दे। वो तो बस चाहती थी कि वो इसका पीछा छोड़ दे, क्योंकि वो अब उसे दूसरा मौका नहीं देना चाहती थी। मगर वो इसे छोड़ने के लिए तैयार कहा था, इसलिए उसे एक माह हो गया था। हर रोज बिला नागा आते हुए वो उसके सामने नहीं आता था, ना ही बात करने की कोशिश करता था। वो बस खामोशी से पूरा दिन गली में उसके दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, और उसे ऐसे देखकर वो एक अजीब सी बेचैनी खुद में उतरते हुए महसूस करती थी। लेकिन अपने दिल की हालत को नज़रअंदाज करते हुए उसने कभी उसकी जाना बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। वो चाहती थी कि वो मायूस होकर लौट जाए और उसका पीछा छोड़ दे, क्योंकि दोबारा उस शख्स के साथ रहने की अब उसमें हिम्मत नहीं थी। उसे लगता था कि वो चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे आदत हो गई थी सुबह उठते ही उसका चेहरा देखने की और घंटों खिड़की पर खड़े उसे तकते रहने की। जब एक माह बाद अचानक उसका आना बंद हो गया तो मुंतशा के दिल की बेचैनी हद से सवा हो गई। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन, यहाँ तक कि 3 दिन गुजर गए और वो नहीं आया था। क्या वो थक गया था? क्या वो मायूस होकर लौट गया था? क्या वो अब कभी वापस नहीं आने वाला था? उसका दिल तड़प रहा था। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि एक माह से उसे देखते हुए उसका दिल एक बार भी उसके लिए पिघल चुका था। और अब जब वो नजर नहीं आ रहा था तो उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने जिस्म से जान निकाली हो। इस रेहान मलिक के साथ बहुत अच्छा हुआ है। डीटो की तरह पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अब अच्छा है एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ वक्त सुकून से अस्पताल में पड़ा रहेगा। कम से कम कुछ वक्त का सुकून तो मिलेगा। वो बड़ी पसमर्दा सी अपनी खाला के कमरे में आई थी जब अहमद की बात पर वो दरवाजे में ही साकित हो गई थी। क्या कह रहे हो? क्या हुआ रूहान को? वो तड़प कर बोली थी, जिस पर दोनों माँ बेटा उसकी जाना मुतवज्जा हुए। एक्सीडेंट हो गया इसका, अस्पताल में है इस वक्त। अहमद ने संजीदगी से उसे देखते हुए बताया तो उसे अपना दिल हाथों से निकलता हुआ महसूस हुआ। वो ठीक तो है ना? उसने तड़प कर कहा तो दोनों माँ बेटा नजरों का तबादला करते उसे देखने लगे। मुंतशा, एक बात कहूँ बच्चे, माफ़ कर दो इसे, बस कर दो। इसे माफ़ कर दोगी तो खुद भी सुकून में आ जाओगी। मान लो तुम आज भी उससे मोहब्बत करती हो, तुम उसे भूल नहीं पाई, ना ही तुम उससे दूर रह सकती हो। मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं तुम्हें खुश व खुर्रम देखना चाहती हूँ। उसे अपनी मोहब्बत की खातिर माफ़ कर दो। इतना बड़ा कसूर नहीं था उसका जितनी सज़ा उसे दे रही हो। अपनी खाला की बात पर वो कितने ही लम्हे साकित सी उन्हें देखी गई थी, लेकिन खाला, वो बेबसी से कुछ कहते कहते रुक गई थी। विदिशा बेटा, उसे माफ नहीं करोगी तो खुद भी बेही सुकून रहोगी। वो शौहर है तुम्हारा, उसके साथ ही खुश रह सकती हो। इस बेचारे का भी क्या कसूर था? साजिश ही ऐसी रचाई गई थी कि वो धोखा खा गया। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं, ये तुम्हारी नसीब में लिखा था। इस सब की सजा इसको मत दो और ना ही खुद को अजियत दो। उसके पास वापस लौट जाओ। तुम उसके साथ खुश रहोगी तो मेरा दिल भी सुकून में रहेगा। मैं बस तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखना चाहती हूँ। अपनी बीमार खाला की बात पर वो अब की बार खामोशी से सर झुका गई थी। कहाँ जा रहे थे? वो अहमद के साथ अस्पताल आई थी। उसके प्राइवेट रूम में दाखिल हुई तो वो पट्टियों में जकड़ा हुआ मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज़ पर बेयकीनी से दरवाजे की जानब देखने लगा। मुंतशा, क्या ये वाकई तुम हो? उसकी आवाज़ में बेयकीनी थी, जिस पर मुंतशा हौले से मुस्कुरा दी। फिर मुझे छोड़कर कहीं भागने का इरादा था? वो इन आंखों से उसकी हालत देखती बोली थी।
जिस पर वो तड़प उठा था। अब तो मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। एक बार छोड़ा था और इसका अंजाम आज तक भुगत रहा हूँ। अब तो मरने के बाद ही ये साथ छूटेगा। मैं तो बस तुम्हारे पास ही आना चाहता था, लेकिन ये डॉक्टर्स निकलने ही नहीं दे रहे थे। रेहान की बात पर उसका दिल भी तड़प उठा था। इस शख्स की हालत देखकर दिल पारा पारा हुआ था। उसकी खाला सही कह रही थी, उसका भी तो कोई कसूर नहीं था। ये सब तो नसीब का खेल था। इसका तो बस यही कसूर था कि उसने एतबार नहीं किया, उसे छोड़ दिया। बाकी जो कुछ उसके साथ हुआ वो इसका अपना नसीब था। फिर सजा वो बेचारा अकेला क्यों झेले। तुम यहाँ कैसे? उसे खामोश देखकर रूहान बोला था। तुम एक बार फिर अपना आदि बनाकर मुझे छोड़ गए। मुझे बताओ मैं क्या करती? तुम्हारे पीछे ना आती तो और क्या करती? मैं थक चुकी हूँ रिहानी, तकलीफें सहते सहते मुझे सुकून नहीं आ रहा। मैं सुकून चाहती हूँ। क्या तुम प्लीज मेरा सुकून मुझे लौटा सकते हो? वो बेबसी से उसे देखते हुए बोली थी, जिस पर मुकाबिल असलियत से अपनी आंखें मेज गया। तुम्हारे सुकून की खातिर मैं खुद को कुर्बान कर सकता हूँ। तुम एक बार कह कर तो देखो। मैं अपनी जान तक दे दूंगा। जो तुम कहोगी वही होगा। बस मुझसे दूर जाने की बात मत करना। इस शख्स के अल्फाज में ऐसी तड़प, ऐसी तासीर थी जो मुंतशा को अपनी रूह तक में उतरती हुई महसूस हुई। तुम्हें लगता है तुमसे दूर जाना मेरे लिए आसान है? मैंने भी तुम्हें पागलों की तरह चाहा है। तुम्हारे बगैर मैं भी नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन यह आखिरी बार है। अब की बार मुझे छोड़कर गए तो ना, माफ नहीं करूंगी। तुम मेरी मोहब्बत, मेरा सुकून हो। मुझे एहसास हो गया है कि तुमसे अलग रहकर मैं यूं नहीं अजियत की भट्टी में जलती रहूंगी। मुझे खुद में समेट लो रूहान। मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है। वो थके हुए अंदाज में कहती उसके सामने बिस्तर पर बैठी थी। रूहान मलिक जो कि बेयकीनी से उसकी बातें सुन रहा था, वो तशक्कुर से आंखें मूंद कर उसे अपने सीने से लगा गया। मैं वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अब कोई तकलीफ तुम्हारे करीब भी भटकने नहीं दूंगा। तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। ये मेरा तुमसे वादा है। वो इसके कान में मीठी सरगोशियां करता उसे खुद में समेट गया था, जबकि वो सुकून से आंखें मेज गई थी।